जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। जैसा कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से पैट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी क्रम में हम अभी तक ज्योग्राफी की क्लासेस करते आ रहे हैं। आज एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आज से हम आपके लिए हिस्ट्री आज से हम आपके लिए हिस्ट्री की क्लासेस डेली लेकर के आएंगे और इतिहास में हम पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। जैसा कि हिस्ट्री का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, हमने आपसे वादा किया है, हम पैट 2022 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी कराएंगे, आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे आपका। तो आज हम अपने टॉपिक पे सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, उन सभी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात यह आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जो पहला प्रयास किया गया था, वो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति थे। चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति थे जिनके द्वारा पहला प्रयास किया गया था 1826 में। चार्ल्स मैसन प्रथम व्यक्ति थे जिनकी नज़र पहुंची थी हड़प्पा टीले की तरफ, लेकिन उस समय इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया और बात वहीं की दबी रह गई। इसी क्रम में आगे दूसरा प्रयास जो किया गया था वो 1856 ईस्वी में किया गया था, जिस समय कराची से लाहौर तक के लिए जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो ये जो सारा काम चल रहा था, जो नेतृत्व करता थे इस समय, नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे कनिंघम महोदय के नेतृत्व में सारा काम चल रहा था। इसी समय दो भाई थे, एक जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन दो बंधु थे जिनको सबसे पहले हड़प्पा स्थल से कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि रेलवे 1856 जो इस समय था, ये समय था, उस समय रेलवे का विकास अपने जोरों पर था। तो इस समय भी जो नेतृत्वकर्ता कनिंघम महोदय थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तीसरा प्रयास किया गया, तीसरा प्रयास 1921 में किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1902 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जा चुकी थी और 1921 के समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन मार्शल। जो भारतीय पुरातत्व विभाग के इस समय अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल, और इन्हीं के अंडर में एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 में
हड़प्पा स्थल की खोज की। हड़प्पा स्थल की खोज की। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा, जो सन 1921 में सर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था, और किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। एक सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है ही है, ये नाम क्यों पड़ा यही बताऊंगा मैं अभी, लेकिन पहली बार जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा स्थल था, और इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? देखिए, जीवन के लिए जल बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो विश्व में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई थी वो सारी की सारी नदियों के किनारे ही विकसित की गई थी। आप चाहें तो मेसोपोटामिया सभ्यता देख सकते हैं, जो उस समय दजला फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। आप चाहें तो मिस्र की सभ्यता देख सकते हैं, जो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसी तरह जो सिंधु घाटी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसलिए क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। एक कारण यह भी था कि कुछ महत्वपूर्ण स्थल जैसे मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे स्थित थे, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। ठीक है, क्लियर? तो आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। तो पहला प्रयास 1826 में किया गया, सर जो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया, लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा प्रयास 1856 में किया गया। 1856 में दूसरा प्रयास किया गया जब कराची से लाहौर तक के लिए लाइन बिछाई जा रही थी, और उसके जो अध्यक्ष थे वो कनिंघम महोदय थे, और दो भाई जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन द्वारा कुछ ईंटें खोजी गई, लेकिन उस समय भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तीसरा और सफल प्रयास 1921 में किया गया, जब नेतृत्व करता कौन थे? जॉन मार्शल थे, और दयाराम साहनी द्वारा प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज की गई। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। अच्छा, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नाम हैं, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तो पता ही है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता। एक और नाम है सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता क्यों पढ़ा है वो ही बताऊंगा मैं। सरस्वती सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। और एक नाम और है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस समय सिर्फ कांस्य युगीन सभ्यता। और एक नाम और है सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सैंधव सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नाम हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम अब इसमें देखेंगे सिंधु घाटी का विस्तार कहां से कहां तक है। तो आप हेडिंग लगा लें, विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां पर है वो मैं आपको एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। काम चलाओ मैप, ठीक है। हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है, मांडा, यहां जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक। पूर्व में उत्तर प्रदेश में स्थान पड़ता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिम में
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है सुतको-गैंडो। सुतको-गैंडो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद तक है, और पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित सुतको-गैंडो से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक है। अगर इसको हम शॉर्ट तरीके में देखें एक तरीके से, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये जम्मू कश्मीर में है ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जम्मू कश्मीर में नाम नहीं है, अब तो आपको पता ही है क्या हो गया है, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है इसको, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके। तो मांडा जो स्थित है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, और सुतको-गैंडो जो है आपका दास्क नदी के किनारे पर स्थित है, दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। अगर इसको हम एक तरीके से शॉर्ट तरीके में बनाना चाहें तो मैं इधर बना देता हूं, एक ऐसे करके बना लें। मैप के थ्रू भी बताया मैंने आपको, एक शॉर्ट तरीका और देख लेते हैं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में जो स्थान है वो है मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। साउथ में है दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम में है सुतको-गैंडो, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। और पूर्व में है आलमगीरपुर, ठीक, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। एक चीज और बताना चाहता, अच्छा इधर दिख ना रहे, अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर करके लिख देता हूं थोड़ा, ये आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर इन सभी स्थलों को मिलाते हैं हम, तो देखना आप, इन सभी स्थलों को मिलाने पर एक त्रिभुज आकृति बनती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है, जो आकार है, वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकृति में थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर है। ये चीज आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जो अंतिम सीमा है वो मांडा है जम्मू कश्मीर में, कहाँ? चिनाब नदी के किनारे। साउथ में महाराष्ट्र में दैमाबाद, और वो प्रवरा नदी के तट पर है। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और पश्चिम में सुतको-गैंडो जो पाकिस्तान में स्थित है, किस नदी के किनारे? दास्क नदी के। नॉर्थ टू साउथ इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। तो ये हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। एक चीज और बताता हूं मैं अभी विस्तार में, अच्छा इसको मैं रफ कर दूं पहले। तो इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार, हमने अभी इसकी सीमाएं देखी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में। अब हम इसका विस्तार देखते हैं कितने देशों में फैला हुआ है ये। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 3 देशों में फैली हुई है। नंबर फर्स्ट पे अफगानिस्तान में 2 स्थान हैं। अफगानिस्तान में 2 स्थान खोजे गए हैं। पहला मुंडीगौक, दूसरा है सुरतोगई। सुरतोगई। दूसरा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 प्रांतों में इसके स्थान स्थित हैं। पहला है पंजाब प्रांत,
पंजाब प्रांत, दूसरा है सिंध प्रांत, एंड थर्ड और लास्ट है बलूचिस्तान प्रांत। ठीक, तीसरा देश हमारा भारत है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान में 2 स्थान मिलते हैं, मुंडीगोक और सुरतोगई, और पाकिस्तान में 3 स्थान मिलते हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत में मिलते हैं और बलूचिस्तान प्रांत। पंजाब प्रांत में जो महत्वपूर्ण स्थल है वो मिलता है हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थित है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है हड़प्पा। सिंध प्रांत में आपको इंपोर्टेंट मिलेगा मोहनजोदड़ो, और चनउदड़ो। हम यहां सिर्फ इंपोर्टेंट स्थान देख रहे हैं, वरना और भी स्थित हैं। बलूचिस्तान प्रांत में जो मिलता है वो सुतको गेंडो। अच्छा, अब बात करते हैं भारत में। भारत में जो इसका विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस किस स्टेट में है, तो मैं आपको लिखा रहा हूं, आप नोट डाउन करते चलें। सबसे पहले ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, जो अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, लेकिन पहले नाम ही हम यूज कर रहे हैं यहां पर, जम्मू कश्मीर। नंबर 2 नीचे आ जाएंगे हम, जम्मू कश्मीर के बाद आपका पंजाब, पंजाब के बाद आपका नंबर 3 पर, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद इधर आ जाइए राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र। तो भारत में ये 7 राज्यों में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान है सारे के सारे वो 7 राज्यों में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर ऊपर से अगर ले, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, हरियाणा, फिर साइड में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। सर्वाधिक जो स्थल मिलते हैं, सर्वाधिक स्थल वो गुजरात में मिलते हैं। सर्वाधिक स्थल भारत में, सर्वाधिक स्थल आपको देखने को मिलेंगे भारत में, सॉरी गुजरात में। भारत के गुजरात में सर्वाधिक स्थल इसके पाए गए हैं। ठीक, तो ये विस्तार हो गया। अफगानिस्तान में कहाँ है, 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ है वो बताया मैंने, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है वो भी मैंने आपको बता दिया है। भारत में कितने राज्यों में है, स्थान कौन कौन से वो नहीं बताया अभी मैंने। भारत में कौन कौन से राज्यों में स्थित हैं वो मैंने आपको अभी बताया। ठीक, नोट कर लें आप इसे। मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में जितने भी स्थल हैं महत्वपूर्ण वो 7 राज्यों में स्थित हैं, जो मैंने मैप के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जो अब तो मैंने आपको बताया ही है 2 यूनियन टेरिटरी में हो गया है। जम्मू कश्मीर में उस टाइम जम्मू कश्मीर ही था, मांडा पड़ता है एकमात्र। पंजाब, पहले स्टेट गिन लीजिए आप, 7 है नहीं है। जम्मू कश्मीर में पंजाब 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेट में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है महत्वपूर्ण स्थल। पंजाब में रोपड़ पड़ता है, हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली पड़ता है, राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है, गुजरात में लोथल, रंगपुर, धोलावीरा पड़ता है, महाराष्ट्र में दैमाबाद, यूपी में आलमगीरपुर, ठीक है, और हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली। ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। अगर आप ऐसे बनाएंगे, मैप के थ्रू बनाएंगे तो अच्छा है, वरना मैं भी लिखा देता सिंपल नाम लिखा करके कि भाई यूपी उत्तर प्रदेश में ये आलमगीरपुर है, महाराष्ट्र में ये है, तो ऐसे याद नहीं रहते। ठीक है, कभी कभी 2, 3, 4 दिन बाद भूल ही जाते हैं। अगर आप मैप को एक बार अपने दिमाग में फिट कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हरियाणा ऊपर है और ऊपर 2 स्थल हैं, राखीगढ़ी और बनावली। ऊपर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में मांडा है। ऐसे ही पंजाब में रोपड़ है। अगर आप ऐसे मैप को दिमाग में फिट कर लेंगे तो आपको आराम से ये चीज़ याद रह सकती है। अब हम
एक एक स्थल को उठाएंगे, उनकी खासियत देखेंगे, उनकी खोज किसने की, वो सब देखेंगे। पहला स्थल उठाते हैं हम अब हड़प्पा। हड़प्पा स्थल उठाते हैं पहला। मैंने आपको बताया था हड़प्पा जो स्थित है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खासियत बता देते हैं सबसे पहले। ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। दूसरी विशेषता इसकी, खोजा गया प्रथम स्थल है। ये खोजा गया प्रथम स्थल। नंबर 3, इसकी जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है। ये जो हड़प्पा है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। तो हड़प्पा स्थल की ये कुछ विशेषताएं हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। खोजा गया प्रथम स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? हड़प्पा। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। 1921 में खोजा गया था। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की एक और विशेषता थी उसका नगर नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन जो था वो कुछ इस तरीके से था कि पूरा नगर जो है वो 2 भागों में डिवाइड होता था। पूरा नगर 2 भागों में डिवाइड होता था। एक तो पश्चिमी भाग था, और एक था पूर्वी भाग। ठीक है। पश्चिमी भाग जो था इसको हम दुर्ग कहते थे। क्या कहते थे? दुर्ग। ये ऊंचाई पर स्थित होता था। पश्चिमी भाग वाले जो नगर था वो उसको हम दुर्ग कहते थे और वो ऊंचाई पर स्थित होता था। पूर्वी भाग इसको हम निचला नगर बोलते थे क्योंकि ये गहराई में स्थित होता था। निचला नगर क्योंकि ये गहराई में स्थित होता था। ऊंचाई पर स्थित होने का क्या कारण था इसका जो चबूतरा था, जो इसकी बुनियाद थी वो कच्ची ईंटों पर रखी जाती थी। कच्ची ईंटों पर रख करके तब बनाया जाता था इसको। तो इसकी ऊंचाई का कारण यही था। तो पश्चिमी भाग को तो दुर्ग बोला जाता है और पूर्वी भाग को निचला नगर बोला जाता था। ठीक है। अच्छा, और देखते हैं इसमें हड़प्पा स्थल से जो प्राप्त हुई है हमें वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो देख लेते हैं। हड़प्पा स्थल से खोज जो प्राप्त हुई वस्तुएं हैं, सबसे पहली सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे। देखिए, सर्वाधिक मोहरे जो प्राप्त हुई हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, लेकिन सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे, अभिलेख का मतलब होता है जिसपे जिन मोहरों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था। ठीक है, वो अभिलेखीय मोहरे होती थी। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। और यहां से कागज का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कागज का साक्ष्य। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, तो पहले इसकी विशेषता देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है भाई? सभी को पता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी जो खोज की गई थी वो राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। राखलदास बनर्जी द्वारा, और 1922 में की गई थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो स्थित है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है। चलिए, इसकी अब हम
साक्ष्य देख लेते हैं कौन कौन से साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ से कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, देखिए सबसे अधिक मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं हमें, सबसे अधिक मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं हमें। कपास का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ हमें, और पशुपति की मोहर हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, पशुपति की मोहर। ठीक है, ये अच्छा मोहनजोदड़ो के कुछ उपनाम भी थे, इसके कुछ उपनाम है जो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मृतकों का टीला इसी को कहा जाता था, मृतकों का टीला इसी को कहा जाता था। सिंधु का बाग भी इसी को कहा जाता है, सिंधु का बाग या स्तूप टीला भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो के बारे में हो गया। और मोहनजोदड़ो भी दो भागों में बटा हुआ था, मोहनजोदड़ो का नगर भी दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, ये भी दो भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी भाग जो था दुर्ग कहलाता है, जो ऊंचाई पर होता था, ये दुर्गीकृत होता था। ठीक है, इसके चारों ओर बाउंड्री होती थी। ये जो पूर्वी नगर था ये निचला नगर होता था। ठीक है, चलिए अगला स्थान देखते हैं, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल की जो खोज की थी वो एस.आर. राव ने की थी 1954 में। खोजा गया स्थान है लोथल। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल को मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखें, मृतकों का जो टीला कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो कहा जाता है, मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लेकिन मुर्दों का जो नगर है वो लोथल को कहा जाता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी था, इसलिए लोथल को गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, लोथल गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, लोथल की एक खास विशेषता ये है कि इसके जो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला थे, अभी तक आपने देखा है कि दोनों में से पश्चिमी टीले की ही बाउंड्री मिल रही थी अभी तक हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में। लेकिन लोथल में ये दोनों ही टीले एक ही रक्षा प्राचीर में से घिरे हुए हैं, यानी कि दोनों ही टीलों की एक ही बाउंड्री की गई है। ठीक है, मैंने लिख दिया है, दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। लोथल की बात हो गई। अगला चलते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी जो खोज की थी वो एन.जी. मजूमदार ने की थी 1931 में। चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों ही सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। चनहुदड़ो को औद्योगिक नगर कहा जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल, अब जैसे कहें इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो चनहुदड़ो था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें लिपस्टिक, कंघा, इत्र यानी कि सौंदर्य के जो सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं वो हमें चनहुदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। चनहुदड़ो भी दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अभी आपने देखा कि लोथल जो है वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उनका पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है, लेकिन चनहुदड़ो का ना ही तो पश्चिमी टीला और ना ही पूर्वी टीला, दोनों टीलों में से एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं है। ये भी इसकी एक खास विशेषता है। अगला देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, सभी को पता होगा लगभग। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसकी जो खोज की थी वो अलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं। काले रंग की चूड़ियों के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है कालीबंगा। कालीबंगा गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इससे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं, वो एक जुता हुआ खेत, यानी कि उस समय भी खेतों को जोत कर ही कृषि की जाती थी। जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। और एक और शल्य चिकित्सा। अगला देखते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी भारत में जितने भी स्थल खोजे गए हैं हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं भारत में, राखीगढ़ी उनमें सबसे बड़ा है। क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए, तो वो कौन सा होगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बाद भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो है धोलावीरा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है धोलावीरा।
धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा मनहर और मानसेहेरा नदियों के बीच स्थित है। धोलावीरा जो है मैं लिख देता हूँ, भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती। सबसे बड़ी बस्ती, ठीक है। धोलावीरा अभी तक आपने देखा, दो खासियत देख ली है आपने। लोथल एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, लोथल एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। चनहुदड़ो एक भी रक्षा प्राचीर, दोनों टीलों में से किसी की भी रक्षा प्राचीर नहीं है। धोलावीरा अभी तक सबके सब कितने टीलों में विभक्त हैं? 2 टीलों में डिवाइड हैं, लेकिन धोलावीरा 3 टीलों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 बस्तियां देखने को मिलती हैं यहाँ, एक पश्चिमी टीला, मध्य टीला और एक पूर्वी टीला। इसकी एक खासियत और है, पश्चिमी टीला और मध्य टीला के मध्य में एक यहाँ स्टेडियम कह सकते हैं, स्टेडियम यानी खेलने की जगह भी स्टेडियम। पश्चिमी टीला और मध्य टीला के बीच में एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक। एक और रह गया रोपड़। रोपड़ इसका आधुनिक जो नाम है वो रूपनगर है। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है और इसकी खासियत यह है कि स्वतंत्रता 1947 के बाद जो प्रथम स्थल खोजा गया था, जिसकी खुदाई की गई थी, वो था रोपड़। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित प्रथम स्थल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप नोट कर लें, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हो गए हैं, इनकी विशेषताएं बता दी हैं मैंने। उनसे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे हम अब कुछ यहाँ के जैसे समाज, यहाँ का समाज कैसा था, समाज के बारे में जान लेते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ का समाज कैसा था। समाज मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक समाज नहीं था, ठीक है। यानी कि यहाँ जो महिलाओं की स्थिति है वो ठीक थी, अच्छी थी। मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब है जो घर में प्रमुख होती थी वो घर की स्त्री होती थी, मात्र सत्तात्मक समाज। अच्छा, यहाँ जो प्रजातियाँ पाई गई हैं, यहाँ 4 प्रजातियाँ पाई गई हैं। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, सही भूमध्य सागरीय प्रजाति, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और मंगोलाइड। यहाँ के समाज में जो व्यक्ति पाए जाते हैं वो 4 प्रजातियों के हैं, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और मंगोलाइड। इनमें भी सर्वाधिक जो संख्या है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड की है, सबसे अधिक जो प्रजाति पाई गई है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड पाए है, ठीक है। तो समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। 4 प्रजाति थी, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और मंगोलाइड। सर्वाधिक कौन सी प्रजाति थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। चलिए अब कृषि के बारे में जान लेते हैं। यहाँ कृषि में जो प्रमुख खाद्यान्न है, कृषि में जो प्रमुख खाद्यान्न है वो 2 प्रमुख खाद्यान्न थे, गेहूं और जौ। 2 प्रमुख खाद्यान्न है, गेहूं और जौ। और कृषि के जो साक्ष्य हैं मैं बता देता हूं आपको, जैसे चावल, बाजरा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और धान की भूसी के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, ठीक। और प्रमुख पशु देख लेते हैं। प्रमुख कृषि के लिए प्रमुख पशु देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्रमुख पशु। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख पशु है
वो एक श्रृंगी बैल है, एक श्रृंगी बैल। हालांकि यहाँ पर गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, इन सभी की, ये सभी थे सिंधु घाटी सभ्यता में, इन सभी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, घोड़े का साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्रमुख जो पशु था इनमें एक श्रृंगी बैल था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ की लिपि देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भावात्मक थी, मतलब भावात्मक और चित्रात्मक, ये लिख लेना। यहाँ की जो लिपि थी वो भावात्मक चित्रात्मक थी, यानी कि यहाँ जो लिपियाँ जो लिखी गई थी, यहाँ जो लिखा हुआ मिलता है वो केवल भावात्मक चित्र बना करके उनमें भाव स्पष्ट होते हुए दिखते हैं। यहाँ कोई अक्षर नहीं था, लिख देता हूँ, वर्णात्मक नहीं थी, वर्णमाला पर आधारित नहीं थी, आधारित नहीं थी। ये जो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, चलिए एक बार सभी स्थानों का और स्थान जो नदियों किनारे स्थित हैं उनका एकदम से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। नदी मैंने एक तरफ लिख दिया नदी और एक तरफ लिखा मैंने स्थल। सिंधु नदी के किनारे जो स्थल हैं वो मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, इंपॉर्टेंट स्थल लिखा है मैंने सिर्फ। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो स्थित हैं। चिनाब के किनारे मांडा, रावी के किनारे हड़प्पा, सतलज के किनारे रोपड़, घग्गर जिसको सरस्वती नदी भी कहा जाता है, घग्गर नदी के किनारे स्थित बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगा, भोगपुर नदी के किनारे लोथल, हिंडन के किनारे आलमगीरपुर, मादर के किनारे रंगपुर, प्रवरा जिसको आज करंट में गोदावरी नदी कहा जाता है उसके किनारे दैमाबाद। तो ये क्विक रिवाइज है, एग्जाम से पहले आप देख करके एकदम से, एग्जाम में मोस्टली कभी कभी ज़्यादातर यही पूछ लेता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल है, तो आप इस टेबल को देख करके जाइए एकदम से। और हड़प्पा सभ्यता के, मैंने नीचे लिखा है हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थल। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है गनेरीवाला, गनेरीवाला, उससे फिर छोटा मोहनजोदड़ो, उससे फिर छोटा राखीगढ़ी और सबसे उससे छोटा फिर धोलावीरा। लेकिन इनमें खासियत क्या है, गनेरीवाला और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है और राखीगढ़ी और धोलावीरा जो है वो भारत में है। तो अगर आता है कि राखी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए तो गनेरीवाला। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल बताइए तो वो आता है राखीगढ़ी। ठीक है, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। एक ही वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी है पैट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक उठाएंगे जो पैट के सिलेबस में दे रखा है और आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का भी। और अगर आपको मैथ का भी आपको सिलेबस कराया जाएगा और मैथ में हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले ही डाटा इंटीग्रेशन का वीडियोस डाल रखे हैं और जिसके लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी के मैं 3 वीडियोस डाल चुका हूँ, उसके भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जा कर के आप वीडियोस देख सकते हैं। जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय हिंद।